कि जियांग एक गाड़ी बनाता है जिसमें अपने दोस्तों को लेकर केव की तरफ टीचर मार्टिन को बचाने के लिए जाता है। वहाँ पर मौजूद सोल्जर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं हमें अपने लीडर को बताना होगा कि कैपिटल के अंदर एक मॉन्स्टर घुस आया है। उस गाड़ी के अंदर जियांग, मोडो, एली और क्वीन होते हैं। एली जियांग से कहता है क्या तुम इसे थोड़ा आस्ता नहीं चला सकते, जबकि मोडो उससे पूछता है क्या तुमने उन ब्लूप्रिंट से इसी चीज को बनाया है। जियांग उनसे कहता है हाँ मैंने उसे यूज करके इसे बनाया है, ये एक कार है और इसमें मैंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं। मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इस्तेमाल किया है, अब ये बिजली पर चलती है। मोडो उसे कहता है तो इसका मतलब तुमने इलेक्ट्रिक पर्पल स्टोन इसीलिए खरीदा था ताकि तुम इसको बिजली से चला सको। जियांग उसे कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जियांग उनसे कहता है मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, हम सब लोग मिलकर मास्टर मार्टिन को वहाँ से निकाल लेंगे। एली उसे कहता है जियांग प्लीज सामने की तरफ देखकर ड्राइव करो, जबकि क्वीन भी उसे कहती है बार बार पीछे क्या देख रहे हो, सामने की तरफ देखो। जियांग उनसे कहता है किसी चीज को पकड़ लो, मैं इसकी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन उस केव का होता है जहाँ पर बाहर कुछ सोल्जर पहरा दे रहे होते हैं। टीचर मार्टिन वहाँ पर जाते हैं, वो उसे रोक लेते हैं। सोल्जर टीचर मार्टिन से कहते हैं ओए तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। टीचर मार्टिन उन्हें बताते हैं कि मैं रॉयल एकेडमी का एक टीचर हूँ और यहाँ पर क्रिस्टल लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करवा सकूँ। वो सोल्जर मार्टिन से कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते, हमारे लीडर ने हमसे कहा है यहाँ पर सिर्फ पर्पल ड्रैगन वाले ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ से क्रिस्टल नहीं इकट्ठे कर सकता। मार्टिन उनकी बात नहीं सुनते और सामने चले जाते हैं। एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा उसे कहता है इसे जाने दो, ये अकेला अंदर जाकर क्या कर सकता है मरने के सिवाय। टीचर मार्टिन केव के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स तो मिल ही जाएंगे। उन्हें दीवार पर बहुत सारे क्रिस्टल चमकते हुए नजर आते हैं। मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मुझे लगता है कि पर्पल ड्रैगन वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं कि इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ताकि वो इनकी प्राइसेस को बढ़ाकर बेच सके। टीचर मार्टिन अभी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि जमीन में से एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा एक सैंड ड्रैगन होता है। वो टीचर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टीचर मार्टिन उसे देखते ही कहते हैं ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है, यानी कि सैंड ड्रैगन। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं, वो लोग भी अपनी गाड़ी में वहाँ पर आ जाते हैं। मोडो से कहता है केव एंट्रेंस सामने ही है, हमें यहीं पर रुकना होगा। वो वहीं पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उसमें से नीचे उतर आते हैं। जियांग उनसे कहता है रास्ते में हमें मार्टिन नहीं मिले, इसका मतलब वो केव के अंदर पहले से जा चुके हैं। क्वीन अपने सर पर हाथ रखकर खड़ी होती है और कहती है जब से मैं इंसान बनी हूँ मेरी इन चीजों को बर्दाश्त करने की कुव्वत कम हो गई है। जबकि एली वहीं गाड़ी के पीछे बैठा उल्टियां कर रहा होता है। जियांग उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, हमें थोड़ी देर में यहाँ पर फाइट करना होगी। एली उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। जियांग क्वीन से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ग्राउंड ड्रैगन्स को हैंडल कर सकती हो। क्वीन उसे कहती है हमारे डीमन ट्राइब में ऐसे ग्राउंड ड्रैगन्स को हम रोस्ट करके खाते हैं। फिर जियांग उनसे कहता है तो फिर चलो अंदर चलते हैं, जाकर मार्टिन को ढूंढते हैं। उसी वक्त केव के अंदर से जोरदार हवा के साथ धूल उड़ती हुई बाहर निकलती है। जब वो धूल हटती है तो टीचर मार्टिन अपने हाथ में एक ट्रॉली पकड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि मास्टर के हाथ में एक बड़ी सी गन होती है। टीचर मार्टिन उन सब बच्चों को वहाँ पर देखकर कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोटो आगे बढ़ता है और मार्टिन से कहता है टीचर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। टीचर मार्टिन हंसते हुए उसे कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे छोटे मोटे कीड़ों को तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ। जियांग भागता हुआ टीचर के पास आता है और चमकती हुई आंखों के साथ उन्हें कहता है टीचर क्या आपके पास ये गन है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता गन क्या होती है, ये तो एक स्टीम इजेक्टर है, इसमें से भाप निकलती है। मोटो वो सारे क्रिस्टल देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, हम इनकी मदद से बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं और अब हमें इन क्रिस्टल्स को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं लेकिन हम इन क्रिस्टल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पहले इनको रिफाइन करवाना होगा। एली उनसे कहता है हमारे स्कूल में रिफाइनरी क्लास भी है, हम लोग उनसे मदद के लिए कह सकते हैं। जियांग एली से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, अगर तुम हमें नहीं बताते तो टीचर को तो पता ही नहीं चलता। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है लेकिन रिफाइनरी क्लास के टीचर पर्पल ड्रैगन वालों के साथ मिलकर काम करते हैं, फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे। उसी वक्त क्वीन उनसे कहती है हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, दरख्तों में से पर्पल ड्रैगन यूनिट के सोल्जर्स निकल आते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, वो इन सब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है मुझे नहीं लगता ये हमें यहाँ से क्रिस्टल ले जाने देंगे। रिफाइनरी क्लास के टीचर भी उनके साथ होते हैं और मार्टिन से कहते हैं तुम्हारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो तुम यहाँ पर आकर क्रिस्टल चुरा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये एरिया पर्पल ड्रैगन यूनिट के अंडर आता है। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है अब ये शख्स कौन है। टीचर मार्टिन उसे बताते हैं यही रिफाइनरी क्लास के टीचर हैं, इसका नाम यालू है।
टीचर मार्टिन यालू से कहते हैं, मुझे लगा था कि इन क्रिस्टल्स को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला ये तो जरा भी मुश्किल नहीं। वो ग्राउंड ड्रैगन तो हमारे स्टूडेंट्स के सामने भी कीड़े मकोड़े हैं। तुमने और पर्पल ड्रैगन यूनिट के हेड ने मिलकर चीटिंग की है। तुम लोग जानबूझकर प्राइसेस को बढ़ा रहे हो। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि हमारे किंगडम में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें 10 से 20 साल लगते हैं इतनी कमाई करने में कि वो अपना एक घर खरीद सके, और तुम लोग यहाँ पर लो लेवल के क्रिस्टल्स को भी इतना महंगा बेच रहे हो कि एक एवरेज इंसान उनको कभी खरीद ही नहीं सकता। जियांग सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी ही दुनिया की तरह यहाँ पर भी घर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मार्टिन यालू से कहते हैं, मैं जाकर अपने किंग को सारी बात बताऊंगा। हमें आज के बाद तुम लोगों की जरूरत नहीं, हम लोग खुद ये क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। यालू से कहता है, अगर किंग तुम्हें इजाजत दे भी दे कि तुम अपने क्रिस्टल यहाँ से खुद निकाल लो, तो तुम इन क्रिस्टल्स को रिफाइन कैसे करोगे? मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं, अब ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं ड्वार्फ कबीले में थोड़ा सा और रुकता तो मैं वहाँ पर रिफाइनरी की आर्ट भी सीख सकता था। जियांग आगे बढ़ता है और यालू से कहता है, तो क्या हुआ, हमारे मास्टर को रिफाइनिंग की आर्ट नहीं आती। हम लोग यहाँ से क्रिस्टल ले जाने के बाद ड्वार्फ के कबीले में जाएंगे और उनसे जाकर रिफाइनिंग की आर्ट सीखेंगे। और साथ ही जियांग उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री को राशन पहुँचाने के लिए तुम लोग प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम लालची लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए प्राइसेस को इंक्रीज करते हो। तुम लोगों की वजह से ही कैपिटल में महंगाई हो रही है। यालू जियांग से कहता है, तुम जैसे गरीब लोगों पर मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम चाहे जो मर्जी बकवास करते रहो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है इस सब में और कौन कौन लोग शामिल हैं जिनकी हमें सपोर्ट हासिल है? मुझे तो लगा था कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन अब तुम लोगों ने इतनी ज्यादा बातें कर दी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर खत्म करना होगा। वो सारे सोल्जर्स इन बच्चों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं, ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो और अब तुम सब लोग भी इस मुश्किल में फंस गए हो। जियांग उनसे कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए थे। टीचर उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही यालू अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है, जाओ और इन सबको मार दो। जियांग उसी वक्त एली और क्वीन से कहता है, क्या तुम दोनों रेडी हो? क्या तुम्हें याद है हमारा प्लान क्या है? क्वीन इसाबेला एक तलवार पकड़ लेती है और उन सारे सोल्जर्स के साथ लड़ना शुरू कर देती है, जबकि एली ने अपने दोनों हाथों में मैजिकल क्रिस्टल्स पकड़े होते हैं और वो टीचर माइक की सिखाई हुई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और सोल्जर्स को पंचेस मारता है। जबकि टीचर मार्टिन की गन भी बड़ी कमाल की होती है। वो भी अपनी गन की मदद से 3-4 सोल्जर्स को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। ये देखकर वो सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्टूडेंट्स हैं? मोटो भी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हमारे टीचर इतने ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं पास जियांग जमीन पर बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। मोटो उसे कहता है, इस फाइटिंग के दौरान तुम यहाँ पर बैठकर ड्राइंग क्यों कर रहे हो? जियांग उसे कहता है, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने ये ठीक से कर दिया तो इसके बाद हमारी फोर्जरी क्लास सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास बन जाएगी। दूसरी तरफ एली ने अपने एक हाथ में इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पकड़ रखा होता है, जबकि दूसरे हाथ में एक्वा क्रिस्टल पकड़ा होता है। उन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनकी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाता है और उन सोल्जर्स को घुमा घुमा कर मारता है। जबकि दूसरी तरफ क्वीन अपनी तलवार से इन सोल्जर्स को मार रही होती है। वो सोल्जर्स अपने जख्मी हाथ पैर पकड़कर जमीन पर पड़े होते हैं। उसी वक्त एली को महसूस होता है कि उसका पाँव नीचे चिपक गया है। वो जैसे ही नीचे देखता है तो नीचे स्लाइम होता है, जिसकी वजह से उसका पाँव चिपक गया होता है। सामने यालू ने अपने हाथ पर बहुत सारे स्लाइम्स बना रखे होते हैं। ये यालू की स्पेशल एबिलिटी है। यालू एली की तरफ और भी ज्यादा स्लाइम बॉल्स फेंकता है। उनमें से एक स्लाइम को पंच करने वाला होता है। वो स्लाइम मुड़कर उसके बाजू पर चिपक जाता है। एली कहता है, ये स्लाइम तो अपने आप चल रहे हैं। एली अपनी फायर फिस्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है और उस स्लाइम को गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। यालू हंसते हुए एली से कहता है, ये स्लाइम मैंने खुद बनाए हैं, इसलिए ये फायर प्रूफ है। इसके अलावा इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता। और फिर साथ ही यालू अपने पास से गुलाबी रंग के स्लाइम निकालता है और उन्हें एली की तरफ फेंक कर कहता है, चलो इनको ट्राई करते हैं। उसी वक्त टीचर मार्टिन सामने आ जाते हैं और अपनी गन उसके सामने करके उनके स्लाइम्स को रोकते हैं। यालू के स्लाइम से टीचर की गन मेल्ट हो जाती है। टीचर मार्टिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टीचर मार्टिन यालू से कहते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्या तुम इन सब को वाकई में मारना चाहते हो? यालू टीचर मार्टिन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें ही मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। यालू अभी बातें कर रहा होता है। क्वीन पीछे से आती है और अपनी तलवार से उसके सेंटर में एक कट लगाती है, लेकिन यालू साथ ही हंसते हुए स्लाइम बन जाता है, क्योंकि वो एक स्लाइम का क्लोन होता है, असली में यालू नहीं होता। टीचर मार्टिन कहती हैं, क्या ये यालू भी स्लाइम से बना हुआ था? फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे यालू के क्लोन्स आ जाते हैं। यालू उनसे कहता है, जरा गेस करके बताओ इनमें से असली यालू कौन है? क्वीन सोचती है, अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं इस स्लाइमी कीड़े को कब का मसल देती। वो सारे यालू अपने पास से गुलाबी रंग के स्लाइम के बॉल्स निकालते हैं और उनकी तरफ फेंकते हैं। ये देखकर वो सारे घबरा जाते हैं, जबकि मोटो रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त जियांग जो कि इसके पीछे बैठा होता है, वो कहता है, मेरी ड्राइंग मुकम्मल हो गई। मोटो रोते हुए कहता है, मॉम मुझे माफ कर देना, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मैं अभी मरने वाला हूँ।
उसी वक्त मोटो के पीछे से जमीन हिलना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जियांग बैठा होता है। जमीन को हिलता देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या कोई अर्थक्वेक आया है। जमीन के टुकड़े ऊपर नीचे होते हैं जिससे जियांग उनके अंदर चला जाता है। मोटो वहीं बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है जियांग तो इसके अंदर गिर गया। टीचर मार्टिन और एली भी परेशान हो जाते हैं और कहती हैं जियांग उन पत्थरों के नीचे आ गया है। वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठे होकर जमा हो जाते हैं। यालू अपने बहुत सारे पिंक स्लाइम बॉल्स उनकी तरफ फेंकता है। उसी वक्त उन पत्थरों के दरमियान से जियांग फायर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे स्लाइम बॉल्स को पीछे की तरफ फेंक देता है जो कि वापस आकर यालू के सोल्जर्स पर ही गिरते हैं। यालू अपने सामने अपने स्लाइम की शील्ड बना लेता है जबकि उसके सोल्जर उसके ही स्लाइम के साथ हिट होते हैं और उनके आर्मर्स पिघल जाते हैं। वो सारे सोल्जर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किसी का हाथ जल जाता है तो किसी का पाँव जल जाता है। यालू ये देखकर कहता है आखिर उस मिट्टी के ढेर के नीचे है क्या चीज। फिर जियांग उस पत्थरों के ढेर को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। वो सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटो वहाँ से पीछे की तरफ भागता और कहता है ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है, जल्दी से यहाँ से भागो। टीचर मार्टिन उससे कहती है ये कोई ग्राउंड ड्रैगन नहीं है। क्वीन सोच रही होती है आखिर ये जियांग कर क्या रहा है, जबकि यालू भी ये देखकर डर जाता है और कहता है क्या ये डीमन ट्राइब का कोई डीमन है। और आखिरकार उस मिट्टी के ढेर में से एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बाहर निकलता है जिसके अंदर जियांग बैठा उसको कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है अब तुम सब लोग मेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने झुकना शुरू कर दो। अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ कि जब मैजिक को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है। और यहीं पर हमारी 12वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर। ह्यूमन वाइफ की 13वीं एपिसोड के साथ लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है जो कि बिल्कुल ट्रांसफार्मर मूवी के ऑप्टिमस प्राइम जैसा दिखता है। यालू और उसके सोल्जर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये कौन सा डीमन है। यालू के सोल्जर भागने लगते हैं। यालू उनसे कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर हूँ। जियांग उस रोबोट में से बोलता है और यालू से कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, अब बोलकर दिखाओ। टीचर मार्टिन कहती है ये तो जियांग की आवाज है, जबकि मोटो भी खुश हो जाता है और कहता है जियांग बिल्कुल ठीक है। क्वीन उस रोबोट को देखकर कहती है मुझे लगता है शायद ये इसकी दुनिया की कोई मशीन है। टीचर मार्टिन सोचते हैं ड्वार्फ्स भी इस तरह के जायंट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे जबकि मैंने उनका कबीला छोड़ा था, लेकिन वो बना नहीं पाए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जियांग ने इसको बना लिया, जबकि जियांग भी अंदर बैठा यही सोच रहा होता है कि मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं इसको बना पाऊंगा। जियांग अपने उस रोबोट को लकी वन नाम देता है। जियांग कहता है इस तरह तो मैं बहुत सारी ऐसी मशीन्स बना सकता हूँ अगर मुझे क्रिस्टल्स की सही नॉलेज हो कि कौन सा क्रिस्टल कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सामने खड़ा यालू अपने सारे क्लोन्स को एक बड़े से स्लाइम में तब्दील कर देता है और एक बड़ा सा स्लाइम बॉल बनाकर उस रोबोट की तरफ फेंकता है, यानी कि जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग उसके सामने अपना बाजू करता है। यालू कहता है ये रोबोट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इस पर जरा भी असर नहीं हुआ। फिर साथ ही वो अपने पास से पिंक स्लाइम का एक बड़ा सा बॉल बनाता है और उसे फिर से उस रोबोट की तरफ फेंकता है और कहता है अब देखते हैं इससे कैसे बचते हो। टीचर मार्टिन जियांग से चिल्लाकर कहते हैं इस स्लाइम से बचना, इससे मेटल पिघल जाता है। जियांग सामने से नहीं हटता। वो पिंक स्लाइम सीधा जाकर रोबोट की बॉडी पर गिरता है, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं होता। जियांग हंसते हुए यालू से कहता है मेरा ये रोबोट फायर क्रिस्टल से बना है, इसके मेटल को तुम पिघला नहीं सकते। ये सुनते ही यालू भी चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर जियांग आगे बढ़ता है और अपने रोबोट की मदद से उसके सोल्जर्स को पटक पटक कर मारता है। ये देखकर यालू वहाँ से भागने लगता है और कहता है मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आता हूँ जो तुम्हें हरा सके, जबकि क्वीन उसके सामने आ जाती है और उसे रोक लेती है। यालू क्वीन से कहता है तुम लोगों ने पहले बिना परमिशन से यहाँ से क्रिस्टल निकाले और उसके बाद अब तुम एक टीचर को मारने वाले हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सजा दी जाएगी। जियांग पीछे से आता है और अपने रोबोट के बड़े से हाथ से यालू को उठा लेता है और उससे कहता है जो सजा हमें मिलनी चाहिए वही तुम्हें मिलनी चाहिए, सबसे बड़े चोर तो तुम लोग हो और इसके अलावा तुमने टीचर मार्टिन को मारने की कोशिश की, क्यों ना हम अपना मसला लेकर किंग के पास चले। ये सुनते ही यालू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग यालू से कहता है पर्पल ड्रैगन वाले जितने तुम्हें पैसे दे रहे हैं हम लोग भी तुम्हें उतने ही पैसे दे सकते हैं, तुम आज के बाद हमारे साथ काम करो। यालू से कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, हमारे पीछे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जालिम हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए इस मसले में मत पड़ो। उसी वक्त दूसरी तरफ दिखाते हैं बूरी अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास लेकर बैठा होता है। उसके साथ उसके 2 आदमी बैठे होते हैं, जबकि पर्पल ड्रैगन टीम का हेड भी वहीं पर होता है। बूरी के साथ जो 2 लोग होते हैं वो भी रॉयल फैमिली का हिस्सा होते हैं, एक का नाम बुश होता है और एक का नाम बूनो होता है। पर्पल टीम के कैप्टन कहते हैं जल्दी से माल लेकर आओ। उनके सिपाही एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सिक्के होते हैं। वो उनको बूरी के सामने पेश करती है। बूरी उनसे कहती है ये सिक्के तो बहुत ज्यादा कम हैं। कैप्टन उनसे कहते हैं लेकिन हमने काउंट किए हैं, ये सारे पूरे हैं, इसमें से हमने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। बुश बूरी से कहता है क्यों ना हम लोग प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा दें। कैप्टन उनसे कहता है लेकिन प्राइसेस तो पहले से ही बहुत ज्यादा है।
बुश उसे कहता है कि ये हमारा बिजनेस है, अगर हम लोग प्राइसेस को और नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। बूनो भी उसे कहता है हाँ हमें प्राइसेस बढ़ानी चाहिए। ये सुनकर बूरी उससे कहता है कैप्टन तुम्हें प्राइसेस को बढ़ाना है, तकरीबन 5 गुना ज्यादा बढ़ा दो। वैसे भी किंगडम के गरीब लोग हमें सपोर्ट करने के लिए ही तो हैं। और साथ ही वो तीनों हंसना शुरू कर देते हैं। कैप्टन कहता है ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। उसी वक्त एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कैप्टन से कहता है सर मेरे पास एक न्यूज है। कैप्टन उसे कहता है कौन सी न्यूज है। वो सोल्जर कैप्टन को बताता है कि टीचर मार्टिन अपने स्टूडेंट के साथ माइन में गए थे और वहाँ से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकाल कर ले आए हैं। कैप्टन चिल्लाकर उसे कहते हैं लेकिन हमने जालू को वहाँ पर भेजा था इस सब को मैनेज करने के लिए। सोल्जर उन्हें बताता है उन्होंने जालू को पहले ही पकड़ लिया है। ये सुनते ही बूरी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त गेट के बाहर जियांग और उसकी टीम एक बड़े से ट्रॉलर में आती है। मोटो उनसे पूछता है यहाँ दरवाजे पर इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों हैं? टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि हब्बर यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये सब लोग हमारे लिए खड़े हैं। वो सोल्जर उनके ट्रक को दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। टीचर मार्टिन नीचे उतरते हैं और उनसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कैप्टन से मिलने के लिए आए हैं, हमें यहाँ पर मत रोको। उसी वक्त बूरी भी अपने दोनों साथियों और लीडर के साथ बाहर आ जाते हैं। बूरी उससे कहता है तुम्हें इसको ढूंढने की जरूरत नहीं, टीम लीडर साटो किंग के साथ मीटिंग में है। पर्पल ड्रैगन यूनिट का कैप्टन उसे कहता है तुम लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो कि तुम लोग हमारे खिलाफ जा रहे हो। उन लोगों ने जालू को भी ट्रक में बांध कर रखा होता है। कैप्टन उनसे कहते हैं टीचर मार्टिन ये तो आपने बहुत ही गलत काम कर दिया। उसी वक्त वो अपने स्पाइयों से कहते हैं जल्दी से इनको पकड़ लो। स्पाई उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्वीन अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए उनके सामने आ जाती है और कहती है एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सब लोगों के सर काट दूंगी। बूरी क्वीन को देखकर कहता है तो तुम भी जहाँ पर हो। जियांग बूरी से कहता है मुझे लगता है कि तुम भी सारे मसले में इन्वॉल्व हो और तुमने ही ये सारी प्राइसेस इंक्रीज करवाई हैं। बूरी जियांग की बात का जवाब नहीं देता लेकिन क्वीन से कहता है काफी दिन से मैं स्कूल नहीं आया इसलिए मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। क्वीन उसे कहती है तुम्हारे जैसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगाती। जबकि जियांग को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है आखिर इस उल्लू ने मुझे इग्नोर क्यों किया। बुरी क्वीन से कहता है इन सारे लूजर्स के साथ रहकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, हमारे साथ मिल जाओ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बना दूंगा। बुरी की बात सुनकर एली भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने एक लूजर किसको कहा। मोटो एली से कहता है तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है वो रिजेंट का बेटा है, अगर तुमने इसको पीटा तो हम लोग सारे जेल में चले जाएंगे। बुरी टीचर मार्टिन से कहता है तुमने एक मिलिट्री लॉ तोड़ा है इसलिए अब तुम तैयार रहना, तुम्हें कोर्ट में पेश होना होगा। साथ ही बुरी अपने सोल्जर्स से कहता है जल्दी से इनको पकड़ लो। वो सोल्जर्स उनको पकड़ने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त सोफी सास वहाँ पर आ जाता है और उन सोल्जर्स से कहता है पीछे हट जाओ। जियांग सोफी सास को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोफी सास घोड़े पर बैठा होता है, उसके पीछे टीचर ड्रोना होती है जबकि उनके साथ मैजिक क्लास की टीचर एसी और उनका स्टूडेंट रेनिस भी होता है। रेनिस को लास्ट एपिसोड में लिएन कहा गया था और इसे बुरी का भाई बताया गया था, लेकिन शायद ट्रांसलेशन की गलती है। ये असल में बुरी का अंकल है और इसका नाम रेनिस है। सोफी साथ ड्रोना से कहता है हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब तुम नीचे उतर सकती हो। जबकि ड्रोना उसके साथ चिपकी होती है और उसे कहती है नहीं मुझे अभी नहीं उतरना। सोफी सास उसे कहता है पहले यहाँ का मसला निपटा ले, फिर मैं तुम्हें अपने घोड़े की सवारी करवा दूंगा। ये सुनते ही टीचर ड्रोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है। जबकि जियांग, टीचर मार्टिन और क्वीन ये सब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। बुरी सोफी सास से कहता है ये पर्पल ड्रैगन यूनिट का एरिया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोफी सास बुरी से कहता है हमारे किंग को पता है कि टीचर मार्टिन ने कानून तोड़ा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं इनको पकड़ सकूं। बुरी उससे कहता है क्या ही तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, ये पर्पल ड्रैगन टीम का मुजरिम है और हम लोगों ने इसे पकड़ा है, कहीं तुम इसको यहाँ से छुड़ाने के लिए तो नहीं आए। उसी वक्त रेनिस आगे बढ़ता है और बुरी से कहता है पीछे हटो, ये हमारे किंग के ऑर्डर्स हैं और मुझे भी ये बात पता है। बुरी रेनिस से कहता है क्या तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। रेनिस बुरी से कहता है मुझे लगता है शायद तुम कुछ भूल रहे हो, ये सारा किंगडम हमारे किंग का है और ये हमारे किंग का ऑर्डर है कि टीचर मार्टिन को वहाँ पर लाया जाए, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। बुरी रेनिस से कहता है हम सब लोग रॉयल फैमिली से हैं, अब हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। रेनिस उसे कहता है अगर तुम्हें ये बात पता है कि हम लोग रॉयल फैमिली से हैं, तो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा रॉयल अंकल लगता हूँ। साथ ही रेनिस गुस्से के साथ अपनी पावर को अनलीश करता है। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बुरी जमीन पर घुटने टेक देता है। जबकि जियांग भी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्वीन उसे कहती है क्योंकि तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स नहीं है इसलिए तुम्हें पेन हो रही है, क्योंकि तुम इसकी पावर की इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये देखकर जियांग कहता है रेनिस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बुश और बूनो आगे बढ़ते हैं और रेनिस से कहते हैं बुरी बहुत ज्यादा प्रेशर में था इसलिए उसने आपसे ऐसी बात कर दी, इसे माफ कर दे। रेनिस बुरी से कहता है क्योंकि तुम एंगस के बेटे हो यानी कि रीजेंट के बेटे हो और रीजेंट मेरा रॉयल ब्रदर है इसलिए मैं तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ, लेकिन इस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन सीरियसली अगर मैं तुमसे कहूँ तो मेरी नजर में तुम एक उल्लू के पट्टे के अलावा और कुछ भी नहीं। बुरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे। रेनिस उसे छोड़ देता है। बुरी कहता है एक दिन मैं इसका बदला इससे जरूर लूंगा। उसे वह टीचर ड्रोना आगे बढ़ती हैं और बुरी का कान पकड़कर खींचते हुए उसे कहती हैं तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे। बुरी टीचर ड्रोना से कहता है प्लीज मेरा कान छोड़ दे, मैं कल से स्कूल लाजमी आऊंगा। टीचर ड्रोना सामने खड़ी बुरी को थप्पड़ मार रही होती है। बूनो बुश से कहता है जाओ और जाकर उसकी मदद करो। बुश उसे कहता है नहीं, वो टीचर बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। टीचर मार्टिन सोफी सास से कहते हैं प्लीज सोफी सास मुझे हथकड़ियां पहना लो और मुझे किंग के पास ले जाओ। एसी उससे कहती है मार्टिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हमारे किंग ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया कि तुम्हें पकड़ा जाए। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं तो फिर थोड़ी देर पहले सोफी सास ने ऐसा क्यों कहा। सोफी सास आगे बढ़ता है और मार्टिन से कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोग उस माइन से वापस आ गए, वो भी सेफली। जियांग सोफी सास से कहता है हमारी वजह से तुम फिर से मुश्किल में पड़ गए। सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग के सर पर हाथ रखते हुए से कहता है दोबारा इस तरह की हरकत मत करना जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। जियांग वहीं पर खड़ा ब्लश करता हुआ से कहता है ठीक है मैं समझ गया। और यहीं पर हमारी 13वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। माय डीमन वाइफ की 14वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। टीचर ऐसी क्वीन से कहती हैं हमारे किंग एक बड़ी सेलिब्रेशन रख रहे हैं और हमारे स्कूल को कहा गया है कि हमें हर क्लास से एक सबसे बेहतरीन लड़के या लड़की को वहाँ पर भेजना है। मैंने अपनी क्लास से रेनिस को चुना है और साथ में तुम्हें भी। तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना चाहोगी, वो भी हमारी क्लास की तरफ से। क्वीन टीचर एसी से कहती है आखिर ये सेलिब्रेशन है किस किस्म की। टीचर ड्रोना एसी से कहती है जबकि तुमने रेनिस को चूज कर लिया है तो फिर तुम इसको क्यों साथ ले जा रही हो, एक ही स्टूडेंट जाना चाहिए, ये मेरी तरफ से जाएगी, स्वर्ड्स क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। रेनिस आगे बढ़ता है और क्वीन से कहता है आखिर तुम्हारा क्या फैसला है, तुम कौन सी क्लास की तरफ से जाना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेशन में चलोगी हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर जियांग का मुंह बन जाता है। सोफी सास जियांग से कहता है चलो एक वॉक करते हैं, मुझे तुमसे कोई बात करनी है और फिर हमें किंग के पास भी जाना है, उनको जाकर सारी बात को एक्सप्लेन भी करना है। जबकि जालू अभी भी ट्रक में बंधा हुआ पड़ा होता है और कहता है मुझे कब छोड़ने वाले हो। नेक्स्ट सीन रॉयल पैलेस का होता है। वो सारे लोग पैलेस में चले जाते हैं। टीचर मार्टिन किंग को सारी बात बताते हैं। किंग उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं पर्पल ड्रैगन की कमांड साटो के पास है, साटो यहाँ पर नहीं है इसलिए हम कोई फैसला नहीं कर सकते और इसके अलावा मुझे रीजेंट से भी इस बारे में बात करना होगी। जियांग उसे देखकर कहता है ये छोटा सा बच्चा इनका किंग कैसे हो सकता है। सोफी सास किंग से कहता है पर्पल ड्रैगन टीम ने अपनी मर्जी से कीमतों को बढ़ाया जिसकी वजह से शहर के लोगों पर इसका बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा और हमारे किंगडम में महंगाई हुई, हमें इस बात को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। किंग उनसे कहते हैं रीजेंट ने कहा था कि मिलिट्री का बजट बहुत ज्यादा टाइट है इसलिए हमें पैसों की जरूरत है, क्यों ना हम इस मसले को यहीं पर छोड़ दें। जियांग आगे बढ़ता है और किंग से कहता है ये बात तो ठीक है कि सारे पैसे मिलिट्री को दिए जाए, लेकिन क्या हो अगर कोई करप्ट इंसान इन सारे पैसों पर कब्जा कर ले और ये सारे पैसे मिलिट्री के पास ना पहुँच रहे हों। उसी वक्त पीछे से रीजेंट आ जाते हैं और जियांग की ये बात सुनकर उसे कहते हैं मुझे करप्ट लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। जियांग पीछे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लगता है उसने सुन लिया। रीजेंट आगे बढ़ते हैं और किंग से कहते हैं मैंने सुना कि यहाँ पर कोई मसला चल रहा है इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। मैंने जब इस सारे मसले को इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि पर्पल ड्रैगन टीम के हेड ने प्राइसेस को इंक्रीज किया और उसने करप्शन की, सारे पैसे अपने लिए रख लिए और हमारी मिलिट्री के बजट के नाम पर अवाम को लूटा। मैंने इस मसले को अपने तौर पर हल भी कर दिया है। मैंने उस टीम लीडर को बहुत ज्यादा सजा भी दी है। मुझे इस तरह के चोरों और करप्शन वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। टीचर मार्टिन रीजेंट से कहते हैं फ्यूचर में इन क्रिस्टल्स की कीमतें कौन तय करेगा। रीजेंट पीछे की तरफ घूमते हैं और मिस्टर मार्टिन से कहते हैं आप इस किंगडम के बहुत ज्यादा अहम शख्सियत हैं और साथ ही आपके स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस किंगडम को बनाने में आपका बहुत ज्यादा योगदान है। साथ ही रीजेंट जियांग की तरफ देखते हैं। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि ये शख्स मुझे जरूर मार डालेगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी। रीजेंट किंग से कहते हैं मेरे पास एक मशवरा है, अगर आप माने तो क्यों ना हम आज के बाद इन प्राइसेस को तय करना और उन क्रिस्टल्स को निकाल कर लाना, ये सारा कुछ टीचर मार्टिन और सोफी सास पर डाल दें। आज के बाद व्हाइट ड्रैगन टीम ही सारे मसले को हैंडल करेगी। ये बात सुनते ही वो सारे हैरान परेशान हो जाते हैं।
मार्टिन रीजेंट से कहते हैं क्या आप इस बात के लिए सीरियस हैं? रीजेंट मार्टिन से कहते हैं मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ और मुझे ये भी पता है कि उन क्रिस्टल्स को निकालने के बाद रिफाइन करने की जरूरत होती है, इसलिए मैंने मिस्टर यालू से भी बात कर ली है, वो भी आपकी मदद करेंगे। किंग रीजेंट से कहते हैं तो मिलिट्री का बजट कैसे आएगा? रीजेंट कहते हैं मिलिट्री के बजट की जिम्मेदारी भी व्हाइट ड्रैगन टीम पर होगी। जियांग सोचता है अब ये रीजेंट इतना अच्छा कब से हो गया, कहीं ये सोफी सास की वजह से ये सब कुछ तो नहीं कर रहा। किंग उनसे कहते हैं तो फिर तय हुआ, आज के बाद व्हाइट ड्रैगन टीम ही ये सारे मसले संभालेगी। किंग टीचर मार्टिन से कहते हैं मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं जी आप बताएं आपको क्या काम करवाना है। किंग टीचर मार्टिन से कहते हैं रीजेंट वेस्ट की तरफ एक जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हंटिंग फेस्टिवल को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये हंटिंग फेस्टिवल अगली बार समर में होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 10 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा सा अरीना तैयार करो। टीचर मार्टिन उन्हें कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। जियांग सोचता है एक बड़ा सा अरीना, इसका मतलब यहाँ पर भी ओलंपिक गेम्स होने वाली है। फिर वो सारे लोग दरबार से बाहर आ जाते हैं। सोफी सास रीजेंट से कहता है आपने हमारी मदद क्यों की, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। रीजेंट हंसते हुए सोफी सास से कहती है तुम मेरी आर्मी के एक बहुत ही खास कैप्टन हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम वो वाहिद सोल्जर हो जिसने 15 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की थी और बहुत सारे डीमंस को मारा था। तुमने हमारे किंगडम के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें गुरु ने अडॉप्ट कर लिया और तुम्हारा सारा एक्शन खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ हमारी किंग के एस्कॉर्ट टीम के मेंबर रह गए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी तलवार को अभी भी एक्शन की जरूरत है? सोफी सास रीजेंट से कहता है मैं अपने किंग को सर्व करता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा। मैंने व्हाइट ड्रैगन टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे फादर गुरु ये चाहते थे कि मैं किंग की सेफ्टी को इंश्योर करूं, लेकिन मुझे इस बात का क्या पता था कि मेरी टीम के अंदर तुम्हारे भेजे हुए सोल्जर्स भी हैं। एक बार हमारे किंग के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा और मुझे उनकी प्रोटेक्शन पर इतना ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। रीजेंट हंसते हुए उसे कहते हैं इस कंट्री की भागदौड़ उसके हाथ में होनी चाहिए, जो कि इस कंट्री को ठीक तरीके से चला सकता है, फिर चाहे वो हमारे किंग हो या कोई और। सोफी सास रीजेंट से कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि हमारे किंग अभी छोटे हैं, इसलिए आप इस कंट्री को चला रहे हैं, लेकिन आपको कंट्री चलाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने पर। ये बात सुनते ही रीजेंट भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को अनलीश करते हैं और सोफी सास से कहते हैं क्या तुम्हारे पापा गुरु ने तुमको नहीं बताया कि हमारे कंट्री की क्या हालत है? सोफी सास रीजेंट से कहता है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथ ही वो अपनी तलवार पर भी हाथ रख लेता है। आखिर तुमने मेरे फादर के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतने ज्यादा परेशान है? रीजेंट के साथ साथ सोफी सास भी अपनी पावर को अनलीश करता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं मेरे पीछे छुप जाओ, अगर इन दोनों ने अपनी पावर को और ज्यादा अनलीश किया तो तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सोफी सास और रीजेंट के दरमियान फाइट स्टार्ट होने वाली होती है कि उसी वक्त व्हाइट ड्रैगन के सोल्जर आते हैं और कैप्टन से कहते हैं कैप्टन कुछ मसला हो गया है, हमें आपसे बात करनी है। सोफी सास उनसे कहता है क्या हो गया? वो सोल्जर सोफी सास से कहते हैं असल में ये बात मास्टर गुरु के बारे में है। मास्टर गुरु ने लाइब्रेरी में अपने आप को फांसी लगा लिया है। ये सुनते ही सोफी सास के साथ बाकी सारे भी हैरान परेशान हो जाते हैं, जबकि रीजेंट हंसते हुए कहते हैं गुरु ने तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया और मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा टफ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। क्वीन बिस्तर पर बैठी अपनी तलवार को साफ कर रही होती है, जबकि जियांग भी वहीं फर्श पर लेटा होता है और अपनी ही सोचों में गुम होता है। क्वीन उससे कहती है तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या हुआ तुम्हें? जियांग उसे कहता है अगर मैं तुमको समझाऊंगा भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्वीन उसे कहती है तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं, रैनिस और मैं हम दोनों सिर्फ क्लास फेलोज हैं। ये सुनते ही जियांग हंसना शुरू कर देता है और सोचता है मैं तो सिर्फ सोफी सास के लिए बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन इसने ये बात कहकर मुझे ये साबित कर दिया कि इसे मेरी परवाह है। जियांग उठकर बैठ जाता है और क्वीन से पूछता है तुम सेलिब्रेशन में कौन सी क्लास को प्रेजेंट करोगी? क्वीन उसे कहती है मैं तलवारबाजी की क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। जियांग उसे कहता है लेकिन रैनिस ने तुम्हें खुद पूछा था, क्या तुम उसे मना कर दोगी? तुम्हें मेरे बारे में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। क्वीन उसे कहती है मुझे लगता है कि वो मैजिक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तलवारबाजी की तरफ से जाऊंगी ताकि उसका सामना कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं उसके खिलाफ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जियांग उसे कहता है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो रॉयल फैमिली का हिस्सा भी है। वो भी ये बातें कर ही रहा होता है कि क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जियांग से कहती है क्या तुम मेरी ट्रू आइडेंटिटी को भूल चुके हो? साथ ही वो खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तुम सिर्फ एक इंसानी कचरे हो, मुझे तो तुम्हें हर रोज पीटना चाहिए। जियांग उसे देखकर जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है।
नेक्स्ट सीन दिन के वक्त का होता है। सोफी सास अपने फादर की कब्र पर खड़ा होता है। टीचर मार्टिन और जियांग भी उसके साथ होते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं मास्टर गुरु बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो हमारे किंग के टीचर भी थे। उन्होंने इस किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है। जियांग सोफी सास से कहता है अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। क्वीन उसे कहती है हाँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। टीचर द्रोना आगे बढ़ती है और उन दोनों के सर पर हाथ रखते हैं और उनसे कहती है तुम लोग बदला लेने की बात को भूल क्यों नहीं जाते। रीजेंट इस किंगडम के सबसे ताकतवर फाइटर हैं। रीजेंट जब जवान थे तो उन्होंने डीमन ट्राइब के किंग जॉर्ज ओसा के साथ फाइट की थी और मुझे नहीं लगता कि हमारे रीजेंट के अलावा कोई भी ऐसा इंसान जिंदा है जिसके पास डीमन किंग के साथ फाइट करने की ताकत हो। जियांग क्वीन से पूछता है क्या ये तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहे हैं। क्वीन उसे कहती है मैंने अपने पापा से सुना है कि सिर्फ यही वो एक इंसान था जो मेरे पापा की गिरफ्त से भागा था और वो भी जिंदा। सोफी सास उनसे कहता है मास्टर गुरु मेरे असली फादर नहीं थे, उन्होंने मुझे गोद लिया था और वो मेरे लिए मेरे फादर से भी बढ़कर थे। साथ ही सोफी सास अपनी बैकग्राउंड स्टोरी शुरू करता है। सोफी सास कहता है 20 साल पहले ये दीवारें नहीं थी, हम लोग किंगडम में ही रहा करते थे। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी लेकिन मेरे पापा बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे ताकि मुझे और मेरे भाई हम दोनों को पाल सके। एक शाम ऐसा हुआ कि हमारे गांव पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया। मेरे फादर ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और उन लुटेरों के सामने खड़े हो गए और हमारे गाँव के लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो एक लुटेरे के हाथों मारे गए। मैंने आगे बढ़कर उस लुटेरे के कान पर काट लिया लेकिन उस लुटेरे ने अपनी तलवार से मुझे भी जख्मी कर दिया और फिर उन्होंने मुझे जमीन पर फेंक दिया। उन्हें लगा शायद मैं मर गया हूँ। उन लुटेरों ने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया जिन लोगों ने भागने की कोशिश की। बाकी सबको वो पकड़कर अपने साथ ले गए। मेरे छोटे भाई को भी अपने साथ ले गए। मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मर चुके थे। जब मैंने आसपास से पूछा तो मुझे पता चला कि मेरे भाई को वो लोग उठाकर ले गए हैं और उन लोगों ने उसे डीमन ट्राइब में बेच दिया है। उस दिन के बाद से मैंने तलवारबाजी सीखने की कोशिश की ताकि मैं अपने भाई को वापस ढूंढ सकूं। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो मैंने मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए फॉर्म सबमिट करवाए। सोफी सास कहता है फिर मैं एक सोल्जर बन गया। सोल्जर बनने के बाद डीमन ट्राइब के साथ हमारी जंग हुई। मैंने वहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल किया। उन डीमंस के साथ लड़ते लड़ते मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और बहुत बार मैं बहुत ज्यादा शदीद जख्मी भी हुआ, यहाँ तक कि मैं मरता मरता बचा। एक दिन मास्टर गुरु वहाँ पर आए हमारे कैंप में जख्मियों को देखने के लिए। उस वक्त तक मुझे फ्रंट लाइन सोल्जर बना दिया गया था। वहीं कैंप में एक सोल्जर था जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे मार डालो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मास्टर गुरु गुस्सा हो जाते हैं और सोल्जर से कहते हैं तुम लोगों ने इसे दूसरी जगह पर क्यों नहीं लेकर गए, तुम्हारे डॉक्टर्स कहाँ पर हैं, इसका इलाज क्यों नहीं किया जा रहा। वो सोल्जर मास्टर गुरु से कहता है हमारे जो भी मेडिक्स थे वो सारे डीमन ट्राइब के हाथों मारे गए, इसलिए हमारे पास अब कोई भी डॉक्टर नहीं बचा। उसी वक्त सोफी सास आगे बढ़ता है और उस लड़के को अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर मास्टर गुरु बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। सोफी सास उनसे कहता है जब तक डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक ये जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये तब तक दर्द में रहे। और यहीं पर हमारी 14वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की 15वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में सोफी सास की स्टोरी चल रही होती है। कैंप में मास्टर गुरु आते हैं। वहीं पर एक जख्मी सिपाही होता है। सोफी सास आगे बढ़ता है और उसको मार देता है और मास्टर गुरु से कहता है जब तक डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक ये नहीं बचेगा, इसलिए मैं इसे दर्द से आजाद कर रहा हूँ। मास्टर गुरु सोफी सास से कहते हैं तुम्हारी आर्मी के वो बच्चे हीरो तुम ही हो जिसने डीमन आर्मी के एक लीडर को मारा था। सोफी सास खड़ा हो जाता है और मास्टर गुरु से कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे एम्पायर का एक्सिक्यूशनर कह सकते हैं। मास्टर गुरु के साथ खड़ा सोल्जर सोफी सास पर गुस्सा करता है। मास्टर गुरु से रोक देते हैं और कहते हैं इसे बोलने दो। मास्टर गुरु सोफी सास से कहते हैं अगर तुम्हें फाइटिंग पसंद नहीं है तो तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की। सोफी सास मास्टर गुरु से कहता है मेरे छोटे भाई को डीमन क्लैन में बेच दिया गया, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की ताकि मैं डीमन क्लैन वालों को हरा सकूं और अपने भाई को दोबारा हासिल कर लूं। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि चाहे मैं कितना भी अच्छा सोल्जर क्यों न बन जाऊं, हमारे दुश्मन के साथ फाइट करने के दौरान मेरे बहुत सारे दोस्तों को नुकसान जरूर पहुंचेगा। दूसरा सोल्जर सोफी सास से कहता है तुम्हारी फैमिली अभी भी हमारे दुश्मन के पास है, तो तुम्हें इसके लिए ज्यादा मेहनत करना चाहिए और उनको मारना चाहिए ताकि तुम अपनी फैमिली को वापस हासिल कर सको। सोफी सास उनसे कहता है ये सोल्जर जिसको मैंने अभी मारा है इसका नाम रोथ था और ये आर्मी में मेरा जूनियर था। ये मुझसे बहुत ज्यादा मुतासिर था, इसलिए ये मेरे बहुत सारे काम कर दिया करता था और अभी इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। और इसी की तरह हमारी आर्मी में और भी बहुत सारे बच्चे हैं
और अगर मेरे कैप्टन ये चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों की लाशों के ऊपर से होता हुआ अपने भाई को वापस हासिल कर लूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आर्मी छोड़ दूंगा। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोल्जर चिल्लाकर उससे कहता है, क्या तुम हमारी मिलिट्री लॉ को तोड़ना चाहती हो यहाँ से भागकर? मास्टर गुरु सोफी साहब से कहते हैं, अगर हम तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए तुम्हारे तरीके को बदल दें तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? तुम्हें फाइटिंग नहीं करना पड़ेगी और तुम अपने भाई को भी ढूंढ लोगे। सोफी साहब कहता है कि मैंने उनकी ये ऑफर मान ली और उसके बाद मास्टर गुरु ने मुझे गोद ले लिया और मैं उनका बेटा बन गया। उसके बाद से मैं व्हाइट ड्रैगन टीम का कैप्टन हूँ। हम लोग सिर्फ किंग की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, जंग नहीं लड़ते। लेकिन मैंने अपने भाई को ढूंढने का मिशन जारी रखा। फिर हमारी स्टोरी प्रेशर में आ जाती है। सोफी साहब उनसे कहता है, मास्टर गुरु की यही ख्वाहिश थी, न सिर्फ हमारा किंगडम बल्कि डीमन ट्राइब के साथ भी अमन हो और हम सब लोग मिलजुल कर रहे। और मैं भी अपने पापा की ख्वाहिशात के साथ बहुत ज्यादा मुतासिर था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्वीन उससे कहती है, सारे ट्राइब्स के दरमियान पीस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वार करने से भी ज्यादा। नेक्स्ट सीन में रीजन को दिखाते हैं जो कि अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठे होते हैं, जिसके ऊपर एक शेर की खाल होती है और वो शेर के सर पर अपना पैर रखकर बैठे होते हैं। रीजन के पास एक लड़की आती है जिसके पास एक थैली होती है और वो रीजन को सारी बात बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ। वो लड़की रीजन को अपना रॉयल फादर कह रही होती है। रीजन उससे कहते हैं, क्या तुम वो चीज लेकर आई हो जिसका मैंने तुमसे कहा था? वो लड़की अपनी थैली को जमीन पर फेंक देती है। उसमें से 3-4 सर निकलते हैं। रीजन ये देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर गुरु, मैंने आपसे कहा भी था कि मेरे साथ मिल जाओ। अगर आप मेरे तरीके से नहीं चलेंगे तो मुझे तो आपके पर काटने पड़ेंगे। रीजेंट उससे कहते हैं, इसके अलावा मैंने तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा दिया है, वो भी आर्चरी क्लास में। कल जाकर अपने टीचर से मिल लेना। वो लड़की रीजेंट से कहती है, फादर लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आई, मुझे स्कूल में क्यों जाना है? रीजेंट अपने पास से एक पिक्चर उसकी तरफ फेंकते हैं। वो लड़की उस पिक्चर को देखती है तो उस पर जियांग की तस्वीर होती है। रीजेंट उससे कहते हैं, तुम्हें किंगडम के स्पोर्ट्स फंक्शन में हिस्सा लेना है आर्चरी क्लास की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के पर नजर रखो। नेक्स्ट सीन रॉयल अरीना का होता है। पहले वाला अरीना जो कि तबाह हो चुका होता है, वो सारे वहाँ पर जाते हैं। टीचर मार्टिन अपनी पूरी क्लास के साथ वहाँ पर आए होते हैं। जियांग उनसे कहता है, आपके पेन की मदद से एक पूरा अरीना तो आप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पहले का यहाँ पर अरीना है इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? मार्टिन उनसे कहते हैं, इसलिए तो मैं मैजिक क्लास की टीचर एसी और टीचर माइक को अपने साथ लेकर आया हूँ। टीचर माइक जियांग से कहते हैं, ओए बच्चे, मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा। जियांग उनसे कहता है, हेलो टीचर माइक, कैसे हैं आप? टीचर माइक जियांग से कहते हैं, एली मुझे तुम्हारे बारे में बताता रहता है कि तुम फौजी क्लास में चले गए हो और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एसी माइक से कहती है, अब तुम शुरू कर सकते हो। माइक सामने की तरफ जाते हैं और हवा में जंप करते हुए अरीना के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से ऊंचा एक जंप लगाते हैं और अपना पंच बनाकर जमीन की तरफ उसे मारते हैं, जिससे एक बड़ा सा पावर टोर्नेडो बनता है और वो सारे अरीना की दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं। उसी वक्त भी टीचर एसी आगे बढ़ती हैं और अपनी मैजिकल फील्ड से उस पूरे अरीना को कवर कर लेती हैं, जिससे उस पूरे अरीना का मलबा उसी फील्ड के अंदर रहता है। साथ ही टीचर एसी अपनी उस फील्ड को छोटा करती जाती हैं, यहाँ तक कि वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। जियांग कहता है, यहाँ पर बिल्डिंग गिराने वालों का क्या काम, ये लोग खुद ही काफी हैं। टीचर एसी उस बड़े से अरीना को पत्थरों का एक छोटा सा ढेर बना देती है। टीचर माइक कहते हैं, इससे तो मेरी कमर में दर्द हो गया। फिर वो दोनों अपना काम खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। टीचर मार्टिन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जियांग एली से कहता है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं कंपटीशन में, तुम जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे? एली जियांग से कहता है, मेरे टीचर माइक ने कहा है कि यहाँ पर काम करना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करूँगा। जियांग उससे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो, कहीं तुम इन पत्थरों को फिर से बेचकर पैसे तो नहीं कमाने वाले? टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं, एली के बहुत सारे छोटे बहन भाई हैं, इसलिए उसे ये काम करना पड़ता है, इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाता है। न सिर्फ वो फौजी क्लास को पत्थर बेचता है, बल्कि वो और भी बहुत सारे काम करता है ताकि अपनी फैमिली को पैसे बेच सके। जियांग ये बात सुनकर खुश हो जाता है और एली से कहता है, तुम ना सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट हो बल्कि एक अच्छे बड़े भाई भी हो। एली उससे कहता है, अगर मैं इस टूर्नामेंट को जीत जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा, इससे मेरी फैमिली की बैकग्राउंड अच्छी हो जाएगी, इसलिए मुझे इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। जियांग भी सोच में पड़ जाता है, क्या इस कंपटीशन जीतने वाले को बहुत ज्यादा इनाम मिलने वाला है? यहाँ पर मोटो आता है और उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, इसके अलावा चमचमाती ट्रॉफी भी मिलेगी। जियांग ये सुनकर कहता है, इतने पैसों से तो मैं सिर्फ चंद गोल्ड और लोहे क्रिस्टल्स ही खरीद सकता हूँ। मोटो उसे कहता है, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद तुम मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो। इनाम जीतने वाले को सोल्जर का खिताब दिया जाएगा और स्कूल से अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद तुम सीधा मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो। जियांग मोटो से पूछता है, तो इसका मतलब अगर मैं एक सोल्जर बन जाऊं तो क्या मैं इस शहर को छोड़कर जा सकता हूं? मोटो से कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन अकेले नहीं जा सकते। जियांग खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं इसाबेला को अपने साथ ले जाकर डीमन ट्राइब जा सकता हूँ।
क्योंकि अगर मैं छुट्टियां खत्म होने से पहले अपनी दुनिया में वापस नहीं पहुंचा तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। फिर टीचर अपना काम शुरू करते हैं और उन बच्चों से कहते हैं ब्लूप्रिंट्स को देखो और नक्शा ठीक से बनाना। उसी वक्त टीचर के 3 और स्टूडेंट्स आते हैं जो कि पिछली क्लास से थे। टीचर उन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे खुशी हुई कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। वो तीनों टीचर मार्टिन से कहते हैं हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम लोग अब स्कूल में नहीं है लेकिन आपके लिए तो हम हमेशा ही हाजिर हैं। मोटो भी उन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तीनों सीनियर्स यहाँ पर एक साथ हैं। वो सीनियर जियांग को देखकर कहते हैं तो तुम ही जियांग होगे। वो उसे कहते हैं हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बड़ी बड़ी मैकेनिकल मशीनें बना सकते हो, इसके अलावा तुमने स्टीम इंजन भी बनाया है, आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? जियांग हंसते हुए उनसे कहता है असल में मेरा दिमाग बहुत बड़ा है इसलिए शायद। जियांग उनसे कहता है मैंने मोटो से तुम्हारे बारे में भी सुना है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे फोर्जर्स हो और इस किंगडम के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं मैंने इन तीनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि ये तुम लोगों को स्टडी करवा सके, क्योंकि मैं इस अरीना को बिल्ड करने में अपना सारा ध्यान लगाने वाला हूँ। टीचर मोटो और जियांग से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्पेशल ट्रेनिंग करो इन 10 दिनों में। वो दोनों परेशान होकर ये सोच रहे होते हैं आखिर हम दोनों क्यों। टीचर मार्टिन आगे बढ़ते हैं और जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं तुमने एक बार मुझसे कहा था कि आखिर फौजी क्लास वाले फाइटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे फाइटिंग करने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कहीं न कहीं जिंदगी में फाइटिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी क्लास की तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। जियांग उनसे कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। फिर टीचर मार्टिन सारे बच्चों से कहते हैं मैं तुम्हें अपने 3 मशहूर स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। ये तीनों स्टूडेंट्स मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। आज से 10 दिन तक यही तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम्हारी फौजी टेक्निक्स को बेहतर करेंगे। सबसे पहले मार्टिन उन्हें हैंस के बारे में बताते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ये हमारे किंगडम का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट है और ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है और रॉयल पैलेस में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट होता है उसका नाम मोहन होता है। टीचर उन्हें बताते हैं ये हमारा वेपन स्पेशलिस्ट है, आर्मी के लिए यही वेपन डिजाइन करता है। और तीसरे नंबर पर उसका नाम होता है काइसर और वो इस किंगडम के लिए कपड़ों को डिजाइन करता है। अब मैंने तुम सब बच्चों को इनके नाम बता दिए हैं, अब तुम लोग इनके साथ अच्छे से पेश आना, यही तुम लोगों के नए टीचर होंगे सिर्फ अगले 10 दिन के लिए। हैंस उनसे कहता है पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं हमारी क्लास कभी भी उसमें आगे नहीं जा पाई, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार तुम लोग कुछ न कुछ जरूर करोगे। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं हर क्लास अपने 5 स्टूडेंट्स को उस टूर्नामेंट में भेजेगी। हम लोगों को वो टूर्नामेंट जीतना नहीं है क्योंकि हम लोग जीत नहीं सकते, लेकिन हम लोग अच्छे स्कोर्स बना सकते हैं और बता सकते हैं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं। जबकि एली उन पत्थरों पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर खड़ा होता है और उनसे कहता है सब लोग अपना बेस्ट देना, मैं भी अपना बेस्ट देने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन मैजिक क्लास ट्रेनिंग ग्राउंड का होता है जहाँ पर रेनिस ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके सामने 4-5 डीमंस होते हैं और वो अपनी मैजिकल पावर से उन्हें हरा रहा होता है। वो सारे डीमन स्टैचूज होते हैं। रेनिस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे स्टैचूज को तोड़ देता है। रेनिस के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं जिनमें फायर और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। टीचर एसी के साथ एक और लड़की खड़ी होती है जो कि रेनिस के साथ पार्टिसिपेट करेगी। वो लड़की रेनिस को देखकर कहती है टीचर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये इतना ही ज्यादा अमेजिंग है तो आप इसे अकेले टूर्नामेंट में क्यों नहीं जाने देती। टीचर उसे कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि ड्रोना 2nd प्लेस पर भी आए, इसलिए तुम्हें इसके साथ जाना ही होगा। दूसरी तरफ टीचर ड्रोना इसाबेला की ट्रेनिंग करवा रही होती है। वो उसे एक झरने पर लेकर जाती है और उसे झरने के नीचे बिठा देती है जबकि झरने का पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है। ड्रोना कहती है इसकी तलवारबाजी के स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अपनी बाउंड्री फोर्स को भी इस्तेमाल करे। क्वीन उस झरने के नीचे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने की पोजीशन में बैठी होती है और उसी वक्त वो अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी होती है। नीचे बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। क्वीन उनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये सारे तो मेरे डीमन जनरल्स हैं, इन सब के साथ ये सब कुछ किसने किया। उसी वक्त पीछे से एक और क्वीन निकलती है और उसे कहती है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, ये मैं हूँ, मैं तुम हूँ और ये सब कुछ हम दोनों ने किया है। और यहीं पर हमारी 15वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।